मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं रागिनी अय्यर जी, जो एक इंडियन क्लासिकल डांसर हैं। भरतनाट्यम करती हैं मैम। और भरतनाट्यम इज वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें कोई भी इतनी जल्दी ट्रेंड नहीं हो सकता। एक पूरी तपस्या, एक पूरा हार्ड वर्क लगता है उसमें ट्रेंड होने के लिए। इतनी उसकी जो मुद्राएं होती हैं उनको सीखने के लिए। तो रागिनी जी की कहाँ से शुरुआत हुई सफर की, कहाँ से उनको इंटरेस्ट हुआ कि उनको भरतनाट्यम करना है। और एमएनसी कंपनीज में भी वो जॉब कर चुके हैं। लगभग 10 साल के करियर के बाद उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे अपना पैशन को परस्यू करना है और जॉब क्विट कर देना है। तो ये मैं कहूँगी बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन ये एक आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। तो क्या क्या अभी तक उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, किस तरह की उनकी लाइफ रही है, उसके बारे में आज रागिनी जी से जानेंगे। उससे पहले मैं रागिनी जी के कुछ अचीवमेंट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रागिनी जी लगभग 15 साल से अलग अलग कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं भरतनाट्यम। और अभी रागिनी जी गुरु राम्या राम नारायण जी से एडवांस भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ऑलरेडी हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड तमिलनाडु कलाई ममानी से अवॉर्डेड है। रिसेंटली उन्होंने जो अभी नवरात्रि गए हैं 2021 के, उसमें उन्होंने अभी एक नवरात्रि की जो 9 दिनों की स्टोरी होती है माता दुर्गा की, उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको कोरियोग्राफ किया है, उसकी स्टोरी बोर्ड की है। तो 9 दिनों तक अलग अलग किस तरीके से उन्होंने माँ दुर्गा के स्वरूपों को, उनकी कहानियों को दर्शाया है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले न्यू दिल्ली में 2020 में नृत्यालय एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, नाट्यांजलि, जिसमें मैम टॉप 15 कंटेस्टेंट में सिलेक्ट हो चुके थे। और आपने कल्प श्री आर्ट फाउंडेशन की तरफ से तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में भी परफॉर्म कर चुकी है मैम। और रेगुलरली 15 साल से मैं कहूंगी कि आर के स्वामी सभा, कार्तिक फाइन आर्ट्स, पार्थ सारथी स्वामी सभा में भी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा काफी बड़े बड़े अंडर द बैनर्स वो परफॉर्म कर चुके हैं, उनके बारे में जानेंगे। अयोध्या फेस्ट जो काफी बड़े लेवल पर होता है, विजयवाड़ा फेस्ट। तो किस तरीके से वो आ, उनके आने वाले कौन कौन से उनके प्लान्स में है, किस तरीके का क्या उनका विजन है। और वो एक रागिनी अय्यर जी एक कोरियोग्राफ भी करती हैं भरतनाट्यम, एक टीचर हैं। अभी उन्होंने एक सबयुक्ति नाट्यशाला की शुरुआत की है, उसकी फाउंडर है मैम। वहां पर वो बच्चों को भरतनाट्यम भी सिखाती हैं। आईआईएम से एमबीए किया है मैम ने मार्केटिंग में। और इतने बड़े कॉलेज से एमबीए करना या फिर कोई भी डिग्री लेना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है कि कितने प्रतिभावान रहे होंगे वो। और ऑल इंडिया टॉपर रह चुके हैं 10th क्लास में। तो मैम, मैं आई एम ऑनर्ड टू हैव यू इन दिस शो। एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में, और बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद सोनिका जी। धन्यवाद टू गोल्डन मैंगो मुझे इनवाइट करने के लिए, और नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। जी मैम। मैम, जैसे कि ये लाइफ जर्नी के बारे में है, बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से कंडक्ट किया है, किस तरीके के डिसीजंस आपने लिए हैं। तो आपके बचपन से ही शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में बताइए मैम, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और बचपन कैसा बीता है आपका। जी, मैं बिलोंग करती हूँ तमिलनाडु स्टेट से, चेन्नई में। पर पली बड़ी थी काफी सारे जगह में, क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफर होते रहता था। हर 3 साल हम जी। अलग शहर में बिताते थे। तो पर मेरी मम्मी का ये काम था कि जो भी शहर हम जाते थे वहां पे मेरे लिए एक अच्छे से मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती थी। उसके बाद मेरा जी। मेरा एक अच्छे डांस स्कूल में एडमिशन कराती थी। तो मेरे 4 साल से ही मेरे मेरे डांस क्लासेस शुरू हो गए थे, और मेरी मम्मी काफी एंकरेजिंग थी। मेरे जी। पिताजी रिटायर्ड ऑफिसर हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, और मेरी मम्मी जी। होम मेकर थी, पर वेरी आर्टिस्टिक थी। अभी भी आर्टिस्टिक हैं।
क्योंकि मेरी मम्मी सबको जी म्यूजिक सिखाती थी। वो ट्रेन्ड जी जी कर्नाटिक म्यूजिशियन है, तो वो सबको जी म्यूजिक सिखाती थी, मुझे भी सिखाती थी। और उनकी उनकी ये इच्छा थी कि मैं डांस करूं और डांस सीखूं। और मेरा एक जी भाई है और वो भी यूके में है। तो मेरी पढ़ाई ऐसे स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए किया था, और बीच में मेरा जी 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है कॉर्पोरेट में। तो वैसे वाह, मेरी चाइल्डहुड काफ़ी अच्छी थी, बहुत मेरे पेरेंट्स बहुत एनकरेजिंग थे और ऐसे कभी ना नहीं कहा है किसी चीज़ के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे पेरेंट्स आपको मिले हैं जो आपको हर चीज में एनकरेज करते थे। और अपनी मम्मी की बात जैसे आपने करी कि आपकी मम्मी जो खुद आर्टिस्ट है उन्होंने आपको बहुत एनकरेज किया, खुद आपकी मम्मी एक म्यूजिशियन है। तो आर्ट फील्ड से जो आर्ट परिवार से जो लोग आते हैं, जो बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है। तो आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हो जहाँ पे ऑलरेडी आर्ट एग्जिस्ट करता है, जो जानते हैं कि आर्ट की वैल्यू क्या होती है। जी मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या है डांस के अलावा, और किस किस चीज में आपको इंटरेस्ट है? मेरे को म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं जी। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ और मैं ओके। ट्रेन्ड म्यूज़िशियन भी हूँ। मैंने कर्नाटिक म्यूज़िक में ट्रेनिंग ली है अपनी मम्मी से और एक और जी गुरु से, क्योंकि जी मेरा जब थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैंने बाहर से एक गुरु से भी सीखा था। और अभी भी थोड़ा बहुत गाती हूँ मैं। क्लासेस जी डांस क्लासेस में जब भी गाना पड़ता है, तो ऐसे परफॉर्मेंस लेवल आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं म्यूजिक में, जी पर डांस जी। क्लासेस चलाने के लिए जितना गाना होता है और ऐसा हॉबी मैं काफ़ी रेगुलरली गाती हूँ। और स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं थ्रो बॉल और बैडमिंटन खेलती थी स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल ओके, वाओ। में। जो चैंपियन होते हैं वो हर चीज में चैंपियन होते हैं। जी मैम, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग से आपने एमबीए किया है, जो काफी बड़ा कॉलेज है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको एमएनसी में जॉब करने का। अपने करियर को आपने 10 साल तक परस्यू किया। तो कब ये आया आपको कि अब जॉब नहीं करना है? कौन सा लाइक वो एक मोमेंट था कि जब आपको लगा कि नहीं, बस अब जॉब नहीं करना है, उसको क्विट कर दिया आपने और फिर अपने पैशन को अपना लिया कि बस अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है? कब ये हुँ। डिसाइड किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो काफ़ी दिनों से मेरा ऑलरेडी डांस स्कूल चल रहा था, ऐसा हॉबी मैं कर रही थी। पिछले जी 5-6 सालों से मैं कर रही थी कि मुझे अपने अपार्टमेंट के बच्चों को सिखाना है, क्योंकि मुझे टच में रहना है डांस के साथ। तो ऐसा ऐसा जी हॉबी कर रही थी मैं। पर 2 साल पहले मुझे लगा कि अम क्योंकि उम्र भी बढ़ रहा था और मुझे लगा कि अगर अब डिसीज़न नहीं लेंगे, तो बहुत डिले कर दिया तो कभी भी वो डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। इसलिए मुझे लगा कि इट वाज़ हाई टाइम कि मुझे कूदना है, मुझे और परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स में जाना ही है। क्योंकि टीचिंग और परफ़ॉर्मिंग में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। टीचिंग में हम जी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप हम स्टूडेंट्स का ग्रूमिंग करते हैं, पर मुझे स्टेज से भी कनेक्ट चाहिए था और ऑडियंस से भी कनेक्ट चाहिए था। और मुझे लगा कि अगर अगर और मैं डिले करूँ, तो दैट एज मे नॉट बी इन सपोर्ट ऑफ मी, क्योंकि हम जब स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, हमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी और स्टैमिना चाहिए होता है। तो उसका जी। प्रैक्टिस अभी से करने से मतलब अगर और फर्दर डिले करेंगे, तो आई थिंक इट वाज़ द हाई ज्यादा टाइम, तो देर हो मुझे जाएगी। वो जी डिसीज़न लेना पड़ा। और 2-3 चीज़ें एक साथ आई थी। एक ये था कि पैंडेमिक के टाइम हमारा कंपनी भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था और जी दैट वाज़ प्रोबेबली एन अपॉर्च्युनिटी, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। को मुझे लगा कि मतलब कुछ इंडिकेशन जी। तो ये आपने जब ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना भरतनाट्यम में ही अपना करियर बनाना है, अब आगे भरतनाट्यम को ही परस्यू करना है, तो लाइक ये आसान था आपके लिए? एकदम से आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब बस छोड़ देना है जॉब को, या बहुत टाइम से आप खुद को तैयार कर रहे थे? लाइक ये कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है हमारे सामने के, स्टेज होती है हमारे सामने के, छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है जॉब से, सारी चीजें भी देखनी है, स्टेबल करती है जॉब, हमें हर मंथ की सैलरी आ जाती है। तो कितना टाइम लगा डिसीजन लेने में, या फिर लाइक कभी एक मोमेंट आया ऐसा कि नहीं, बस छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दिया आपने?
मुझे करीब 1 साल लगा। 1 साल से मेरा बहुत मन में चल रहा था कि मुझे प्लंज लेना चाहिए, मुझे लाइन बदलना चाहिए। 1 साल से वो कन्फ्यूज़न, जैसे आप बोल रही थी, फिर सैलरी जी आएगा और फिर हमें लगेगा कि नहीं-नहीं और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे होम लोन सब जी लोन वगैरह ले रखा है, वैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चा है, छोटा बच्चा, उसका एजुकेशन, तो ऐसे काफ़ी जी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो 1 साल से मेरे मन में चल ही रहा था कि अ, बट एट एट सम पॉइंट मुझे लगा कि जॉब में काफ़ी प्रेशर था उस टाइम में, और मेरा स्लोली इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ ही रहा था डांस में, तो मेरे को लगा कि अ, चलो लेके ही देखते हैं, चांस लेके ही देखते हैं कि देख लेते हैं क्या जी होना है। क्योंकि अगर अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो है, एक्सपीरियंस तो है, कभी भी वापस आ सकते हैं कॉर्पोरेट में। पर तो बिल्कुल। अभी चांस नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इसीलिए तो 1 साल और करीब 1 साल तक मेरा चलता रहा, मैंने डिस्कस किया था मेरे हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ कि, और काफ़ी सारा सब बहुत सपोर्टिव थे वो सब, तो उसके बाद जी डिसाइड किया। जी, मैं कहूँगी कि बहुत हिम्मत है आप में, और ज़िंदगी को चलाते रहना और जीना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगी कि आपने ज़िंदगी जीने का डिसीज़न लिया कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे सैटिस्फाइड करती है जो चीज़, मैं उसको परस्यू करूँ, ना कि फाइनेंशियली आप नहीं गए। जी मैम, आपने जैसे बताया कि 4 साल की उम्र से आप भरतनाट्यम कर रहे हैं, 4 साल की एज से आप सीख रहे हैं। तो भरतनाट्यम को अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? क्या है भरतनाट्यम एक्चुअली? मेरे लिए भरतनाट्यम इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। तो मैं जो सोचती हूँ, मैं जिस मूड में हूँ, मैं जो भी सोचती हूँ वो मेरे डांस के थ्रू बाहर आता है। तो जी, सबका सबका एक्सप्रेशन जो है वो थ्रू डांस बाहर आता है। इट्स नॉट, आई मीन वो भरतनाट्यम हो सकता है, कथक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हम सोचते हैं जिस मूड में हैं, वो हम जैसे बाहर एक्सप्रेस करते हैं, वो डांस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, और उसे मैं भरतनाट्यम बोलूँगी। और अभी मतलब भरतनाट्यम सब लोग सोचते हैं कि बहुत-बहुत ट्रेडिशनल है, पर जी, अभी हम ऐसे भी डांस कर सकते हैं जिसे हम पीपल को रीच कर सकते हैं, और यही मेरी इच्छा है, और मैं हमेशा स्ट्राइव करती हूँ कि जैसे मैं डांस करूँ उससे मैं मैक्सिमम लोगों को रीच कर पाऊँ, ताकि लोग जी। समझें कि आई मीन इसके बिहाइंड क्या क्या चल रहा है, मतलब हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट इज़ भरतनाट्यम फॉर मी। जी, तो आप बोल रहे हो कि आपने इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करी है, थोड़ा अलग मोड में प्रेज़ेंट करने की कोशिश करी है। नहीं, मैं जो प्रेज़ेंट करती हूँ वो स्टिल ऑथेंटिक ऑथेंटिक है, काफ़ी ट्रेडिशनल जी, है, पर एट द सेम टाइम मैं ऐसे प्रेज़ेंट करती हूँ जैसे इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और थोड़ा फ्लूइड बनाने के लिए। क्योंकि जो गाने होते हैं भरतनाट्यम के, काफ़ी जी, पुराने गाने हैं, बहुत ओल्ड कंपोज़िशंस के म्यूज़िक के डांस किया जाता है। पर अभी जी, अगर हम इसी को स्टोरी टेलिंग के रूप में हम बता सकते हैं, तो काफ़ी लोगों को रीच कर सकते हैं, और ऐसे पीपल को और इंटरेस्ट आएगा। तो अभी रिसेंटली जो मैंने वर्कशॉप्स किए हैं, वो भी ऐसे ही जी। हैं कि अगर इवन ले पीपल कैन कम एंड अटेंड द वर्कशॉप, एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट गोज़ बिहाइंड भरतनाट्यम, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ भरतनाट्यम, और कैसे मैक्सिमम लोगों को हम रीच कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम। भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूँ, अगर भरतनाट्यम को हमें किस तरीके से अगर हमें डिफाइन करना है, तो वर्ड्स को हम 4 उसमें देखते हैं, लाइक भाव, जो हमारे चेहरे के जो भाव होते हैं, और राग जो उसमें इंक्लूड होता है, जिस राग पर हम डांस करते हैं, तालम, जो ताल होनी चाहिए, एंड नाट्यम, जो आप अभिनय करते हैं। तो इन चारों चीजों को मिलाकर, इन चारों का मिश्रण ही भरतनाट्यम कहलाता है। तो जब कोई कलाकार भाव, राग, ताल और उस नाट्य की कला को एक जगह ले आए, एक जगह कंबाइन कर दे, तो वो इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत भरतनाट्यम में परिवर्तित हो जाता है। भरतनाट्यम को जैसे हम लोग जानते हैं कि एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, और तमिलनाडु ही इसका ओरिजिन है। जी मैम। तो इट्स द ओल्डेस्ट इंडियन डांस फॉर्म,
तो ऐसा माना जाता है कि इसको जो पहले देवदासी हुआ करती थी वो गॉड्स को प्रेज करने के लिए इसको परफॉर्म करती थी, इस आर्ट को परफॉर्म करते थे जिससे कि गॉड की प्रशंसा की जा सके, उनको खुश किया जा सके। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्या इसी तरीके के स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाता है भरतनाट्यम के थ्रू? तो पहले जो देवदासीज़ थीं अप टू जी 13th सेंचुरी देवदासीज़ को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था क्योंकि जो किंग्स थे स्पेशली चोला किंग्स जो थे, वो पूरा जी पैट्रोनाइज़ करते थे देवदासीज़ को। तो उनको टेम्पल के जो डेटी थे, वहाँ के जो भगवान हैं टेम्पल के, उनसे शादी जी किया जाता था और वो टेम्पल को ही बिलॉन्ग करती थी और उनको अ, वो टेम्पल में ही पूरा परफ़ॉर्म उनका परफ़ॉर्मेंस ही नहीं, उनका स्टेटस बहुत हाई था। और उसके बाद जी जब ब्रिटिश रूल आया था, तो उनका स्टेटस बहुत गिर गया था और उनको जो एंडोमेंट्स मिलते थे, डिफरेंट किंग से, वो सब बंद हो गए थे। तो उनका पूरा सोशल जी स्टेचर कम हो गया था। पर जी उसके साथ-साथ भरतनाट्यम का भी जो भरतनाट्यम वो करती थीं, देवदासी लोग जो करते थे, वो बहुत ही अलग था मतलब अ, आज के जो भरतनाट्यम आप देख सकते हैं, वो बहुत ही रिफाइंड है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ज़्यादा ग्रेसफुल है, तब उतना ग्रेसफुल नहीं था, नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। बहुत-बहुत जी अलग थी दोनों भरतनाट्यम। आज का जो है बहुत ही रिफाइन किया हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिश रूल आया था, तो देवदासीज़ का सोशल स्टेचर बहुत गिर गया था। तो उसके जी बाद उनसे जो डांस हमें मिला है, उनका प्रैक्टिस किया हुआ डांस जो मिला है, उसे काफ़ी बदला गया है क्योंकि ब बहुत वे उस जी इसमें भरतनाट्यम में भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया था। तो काफ़ी बैले का ओके इन्फ्लुएंस है और जो कर्नाटिक आई मीन क्लासिकल डांसेस हैं वेस्ट के, जी उनके ज़्यादा इन्फ्लुएंस भरतनाट्यम में आके आज का जो हम सीखते हैं, उसमें बहुत मिलावट है। तो पहले भरतनाट्यम का नाम भी कुछ अलग था। तो इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सदिराटम। टेम्पल जी के जो डांसर्स थे वो उसे सदीराटम बोलते थे और एज हम्म, लेट एज 1940s 50s में इट केम टू बी क्राइस्टेंड एज भरतनाट्यम एंड उसके बाद 1988 में एक लॉ आया था जो ऐसा लगा था जो दैट वाज इम्पोज टू प्रोटेक्ट देवदासीज उनके सोशल स्टेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लॉ आया था तो उसके बाद उनका थोड़ा रिटर्न हुआ है वैसे भरतनाट्यम में काफ़ी मिलावट आ गया है। तो उसके बाद आई मीन इन द लेट आफ्टर ब्रिटिश रूल अभी जो हम भरतनाट्यम देख रहे हैं, उसी में डिफरेंट स्टाइल्स हम देख सकते हैं। तो एक जी कलाक्षेत्रा स्टाइल करके है, एक जी तंजावुर स्टाइल करके है और एक वरवुर स्टाइल करके है। तो एक-एक जी जो भी गुरु सिखाते हैं, वो अपने स्टाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सिखाते हैं। तो मैंने जो ट्रेन किया था, वो उसे वरवुर स्टाइल कहते हैं। ओके। तो कितने दिन लगे आपको इस स्टाइल को अडेप्ट करने में, इसको अपनाने में, और एक वो जो बोलते हैं हम एक फाइनल जो एक वो निकल के आता है कि अभी मतलब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हो एक आर्टिस्ट के रूप में, तो कितना एक समय लगा आपको इस कला में निपुण होने के लिए? हुँ। सोनिका जी आई थिंक आप डांसर से पूछेंगे ना तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं अभी भी तैयार हूँ तो हमें कभी जी लगता नहीं है कि शायद हम कभी तैयार होंगे तो पर वी कीप लर्निंग एंड वी कीप वॉचिंग अदर्स हम हमारे गुरु का गाइडेंस हमेशा रहता ही है और हम बाकी जी सारे गुरुज को भी ऑब्जर्व करते हैं और सीखते रहते हैं पर अगर आज इस स्टेट में हैं अभी यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसका ऑलमोस्ट 4 साल से मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ। तो अप टू जी मेरा फाउंडेशन लगा करीब 7-8 साल तक मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। उसमें बीच में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र 1-2 बार हुआ था। तो करीब 8 साल तक मैंने पूरे फाउंडेशन कोर्सेज़ खत्म किए थे और उसके बाद मैंने सो फाउंडेशन हम अडबूस करके बोलते हैं, जो फाउंडेशन जी लगाते हैं मतलब पूरा हम पैर अलग से सिखाते हैं, पैर के मूवमेंट्स और फिर हाथ के जी मूवमेंट्स अलग से सिखाते हैं और दोनों एक साथ करना पड़ता है, पैर का और हाथ का मिला के। तो ये सब जो कंटीन्यूअसली सीखते हैं उनका आजकल 3-4 साल में भी खत्म कर देते हैं, पर मेरे जो गुरु थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो जब तक मेरा जी एक स्टेप ठीक से नहीं आता वो आगे कभी नहीं जाते। तो मुझे वही स्टेप बार-बार रिपीट करना पड़ता है। तो आई मीन
बहुत स्ट्रिक्ट था तब का एजुकेशन, जब मैं बढ़ रही थी। तो जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे हमारे गुरुज, पर मैं अग्री करती हूँ उनसे, क्योंकि अगर आज तक हमारा वो परफेक्शन है और हम इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि हमने इतना हार्ड ट्रेन किया था। और 7-8 साल के फाउंडेशन के बाद हमें थोड़ा एडवांस्ड आइटम्स, जैसे मतलब सॉन्ग्स, उसी में काफी सारे क्या बोलते हैं, डिफरेंट पीसेस इन द रेपर्टुआ। द एंटायर जी भरतनाट्यम रेपर्टुआ इज कॉल्ड अ मार्गम। मार्गम जी में अगर अगर मुझे आज सोलो डांस प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा भरतनाट्यम में, तो उसे मार्गम कहते हैं। तो उसमें जी पहले एक पुष्पांजलि, जैसे इट्स एन ऑफरिंग, जी ग्रीटिंग आइटम और वेलकम आइटम, जी तो उसे पुष्पांजलि जी कहते हैं। और जी उसके बाद जतीश्वरम करके एक आइटम है। उसके बाद जी शब्दम करके एक आइटम है। और फिर हम वर्णम परफॉर्म करते हैं। तो वर्णम जी सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे लॉन्गेस्ट आइटम होता है। एक ही आइटम आधे घंटे का नॉन स्टॉप रहता है, स्टेज में हमें परफॉर्म करना पड़ता है। और ओके फॉलोड बाय पदम्स। पदम्स अगेन दे आर इन प्रेज ऑफ किसी भगवान के ऊपर रहता है। और जी उसके बाद जावली करके एक आइटम परफॉर्म करते हैं। और जावली इज वेरी अभिनया बेस्ड, मतलब उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन, हम उतना नृत्य नहीं करते, जितना स्टेप्स वगैरह उतना नहीं करते हैं। हम पूरा जी पूरा एक्सप्रेशन करते हैं। तो उसमें उसमें इट इज नॉट इन प्रेस ऑफ अ गॉड, बट इट इज प्योरली ह्यूमन इमोशन। तो फिजिकली उतना ड्रेनिंग नहीं होता, पर इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है, क्योंकि हमें उस कैरेक्टर में घुस के पूरा मिलजुल के हमें आ, हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं, तभी हमें वो कैरेक्टर बन जाते हैं एक्सप्रेशन जी आ जाता है। तो उसके बाद हम वो मार्गम फिनिश करते हैं विद तिल्लाना। तो ये जी सब मतलब अगर हमें सोलो मार्गम के लिए तैयार होना है, तो ऑलमोस्ट हमें 10 साल तो लग ही जाते हैं, 9-10 साल तो लग ही जाते हैं हमें पूरा सीखने के लिए। तो जी उसके बाद और टीचर्स हमें जावली इतने आसानी से नहीं सिखाते, क्योंकि जावली इज वेरी, एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी अभिनय ओरिएंटेड। तो वो हमें जी ऑब्जर्व करते रहते हैं टीचर्स की, अगर हम तैयार हैं कि नहीं, उतना इमोशनल एस्पेक्ट हैंडल करने के लिए हम अभी तैयार हुए कि नहीं, वो सब देख जी के फिर जावली स्टार्ट करते हैं। तो काफी गुरुज ऐसे भी हैं कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और हमें परस्यू करना पड़ता है, हमें प्रूव करते रहना पड़ता है, फिर जाके जावली जी सिखाते हैं हमें। तो ऐसा जी ऐसा है। तो जी अभी मैं परफॉर्म कर रही हूँ अराउंड 15 ईयर्स। फॉर 15 ईयर्स आई जी बीन परफॉर्मिंग। एंड मेरा ट्रेनिंग उससे पहले करीब 12-13 साल तक मैंने ट्रेन किया है। और आज भी मैं ट्रेन जी करती रही हूँ। मेरा हर रोज प्रैक्टिस चलते रहता है। जी तो कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है डेली प्रैक्टिस के लिए मैम मैं करीब अभी के टाइम पे मैं करीब 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मेरा जी क्लासेस, हर रोज का मेरा क्लासेस करीब 3-4 घंटे का मेरा क्लासेस रहता है, जो टीचिंग जी क्लासेस है। तो मैं 2 घंटे बिताती हूँ प्रैक्टिस में, अपने खुद के प्रैक्टिस में। और उसके अलावा मेरा जो सीखने का क्लास है, मैं अपने गुरु के साथ जो टाइम स्पेंड करती हूँ, वो करीब 1-2 घंटा होता है। हफ्ते में 2 घंटे का मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। और बाकी सब मेरा सेल्फ प्रैक्टिस होता है। तो अभी के टाइम में मेरा इससे ज्यादा मैं टाइम दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा बच्चा, शी जस्ट स्टार्टिंग स्कूल। छोटा है तो जब जी वो स्कूल वगैरह जाना शुरू करेगी, तो और थोड़ा टाइम। जी मैम तो जैसे बताया जाता है कि भरतनाट्यम में आपको जैसे कथक भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है लेकिन उसमें घुंघरू आप पहले पहन लेते हो उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो लेकिन भरतनाट्यम में कहा जाता है कि आप घुंघरू खरीद के नहीं पहन सकते आपको अर्न करने पड़ते हैं आपको उन्हें कमाना पड़ता है तो क्या ये सच है मैम और आपने कब अर्न किए थे घुंघरू कितने साल की प्रैक्टिस के बाद जी। मैं बोल रही थी आपको, वो फाउंडेशन कोर्स के बाद, जब हमारा जी फाउंडेशन कोर्स खत्म होता है, तो हमारा जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस होता है, उसके पहले हम सालंग पूजा करके एक सेरेमनी करते हैं, हमारे गुरु करा के देते हैं। तो सालंग इन तमिल इज घुंघरू। तो सालंग पूजा, ओके तो पहले हम पूजा करते हैं, घुंघरू की पूजा करके
भगवान के पास जी। रख के हम फिर गुरु के हाथ से हमें दिया जाता है। तो जब गुरु सोचते हैं कि हम तैयार हैं, हम स्टेज में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तब जाके पूजा करा के हम घुंघरू हमारे हाथ में देते हैं और हम भगवान की नमस्कार करते हैं और गुरु की नमस्कार करते हैं। तो मेरा हुआ था जी। करीब 10 साल में मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था। तब मैं दिल्ली में थी और दिल्ली जी। में जो मेरे गुरु थे उन्होंने पूजा करके हाथ में दिया था। तो 10 साल की प्रैक्टिस के बाद आपको घुंघरू मतलब मिले थे? नहीं, 6 साल के प्रैक्टिस के बाद मैं 10 साल की छह थी। साल दस ओके, साल की आप उम्र। 10 साल के थे जी। हाँ, हाँ। तो 6 साल से मैं सीख रही थी। मैं 4 साल से मैं डांस सीख रही थी। तो 6 साल के जी, बाद मुझे मिला घुंघरू। बहुत अच्छी बात है मैम। जी मैम, अंतरमई के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंतरमई में आपने जो स्टोरी बोर्डिंग करी है, उसको कोरियोग्राफ किया है, तो उसके बारे में, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए मैम, कि हर रोज एक स्टोरी को रिकॉर्ड करना, उसको परफॉर्म करना, उसके बारे में कोरियोग्राफ करना, सोचना, तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया, और कैसा एक्सपीरियंस रहा हर रोज एक नई स्टोरी को रिलीज करने का? तो अंतरमई हमने एक डिजिटल प्रेजेंटेशन किया था, जो मैंने जी। कोलैबोरेट किया था 2 अदर डांसर्स के साथ। एक थी सुजाता रामनाथन मैडम मुंबई से और एक थी जी। रक्षिता रघुनाथन मैडम कोयम्बतूर से। सो हम तीनों एक वर्कशॉप में मिले थे, जहाँ हमने एक वर्नम सीखा था। तो उसी वर्कशॉप में हमने सोचा कि हमें कुछ और भी करना चाहिए और हमें एक डिजिटल प्रेजेंटेशन करना चाहिए जी। जो काफ़ी सारे मासेस को रीच करे। तो ओरिजिनली ये सुजाता मैडम का आइडिया था और मैंने उसका स्टोरी बोर्डिंग किया था। तो मैंने क्या किया वो हमने सोचा नवरात्रि का टाइम है तो देवी महात्म्यम टेक्स्ट जो है बहुत-बहुत पौराणिक पौराणिक टेक्स्ट है। तो उसमें जी। दुर्गा देवी के जो रूप उन्होंने लिए हैं टू विन ओवर द बैड, टू विन ओवर द इविल, क्या-क्या रूप उन्होंने जी। लिए हैं और कौन से असुर लोगों को उन्होंने जीता है। ऐसे 3 खास कथाएँ हैं उस बुक में। तो उसका जी। हमने वो काफ़ी लंबा टेक्स्ट है, उसे पूरा पढ़ के हमने बहुत शॉर्टन करके क्योंकि हमें जी। 1 दिन में 1 एपिसोड पूरे 9 दिन है नवरात्रि के, तो हर एक दिन हमने 1 एपिसोड रिलीज़ किया था और हर जी। एपिसोड सिर्फ़ 3-4 मिनट के हैं क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम करेंगे तो ऑडियंस का अटेंशन भी हमें देखना चाहिए और हम जी। सिर्फ़ डांसर्स को नहीं रीच कर रहे हैं, हम ले पीपल को भी रीच कर रहे हैं और चिल्ड्रन को रीच कर रहे हैं। तो उनका अटेंशन स्पैन है, ये सब भी देखना चाहिए। तो हमने पूरा लंबा टेक्स्ट जो है उसे पढ़ के हमने थोड़ा हेल्प भी लिया था, एक्सपर्ट से हेल्प लिया था और जी। उसका एक-एक दिन का हमने स्टोरी बोर्ड बनाया। मैंने स्टोरी बोर्डिंग किया था उसका और जी। सुजाता जी ने म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक और स्कोरिंग बनाया था और रक्षिता जी ने पूरा वीडियो एडिटिंग वग़ैरह किया था। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम तीनों अलग-अलग शहर के हैं, हम कभी मिले नहीं हैं आज तक। तो सारा का सारा क्योंकि ओके। पूरा पैंडेमिक में हुआ था ये सब, तो सारा का जी। सारा हमने जो काम किया है वो सब ऑनलाइन ही किया है। तो हमने अपने ओन ओके। स्टूडियो स्पेस में रिकॉर्डिंग की थी, फिर पूरा एडिटिंग किया, उसका बैकग्राउंड ट्रैक जो था वो जोड़ा, तो काफ़ी सारा काम गया था उसके अंदर और जी। पूरा जो स्टोरी बोर्डिंग पे बात करें, तो उसमें ये क्या है ये चीज़ हमें याद रखना है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा रेलेवेंट है। देवी महात्म्यम बहुत जी। पौराणिक टेक्स्ट है, तो हम किसी को बोर नहीं करना चाहते थे एट द सेम टाइम हम ऐसे वैल्यूज़ बताना चाहते थे, ऐसी स्टोरी टेलिंग करना चाहते थे जो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट हो। क्योंकि जी, अगर कनेक्ट कर आज हम पाए कुछ आज की एनवीपी जनरेशन को भी। हाँ, हाँ। जी। आज आज अगर हम कुछ नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी रेलेवेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देवी ने कुछ रूप लिया तो इसे मारा, उसे मारा, इस असुर को मारा, उस असुर को मारा। हमने स्टोरी बोर्डिंग में ये बताया कि वो एक-एक असुर जो है, वो कौन-सी क्वालिटी डिपिक्ट करता है। कौन-सी नेगेटिव टेंडेंसी डिपिक्ट करता है और उसे कंट्रोल में लाने के लिए देवी कैसे रूप लेती हैं। तो देवी का रूप जी। उसके हिसाब से कैसे बदलता है। तो उसके दैट इज़ व्हाई वी टाइटल द वो प्रोग्राम का जो टाइटल था उसे अंतरमाई
फाइंडिंग द जी इनर गॉडेस करके रखा था, क्योंकि फाइनली हमें हमारा जो पीस है वो हमारे अंदर ही है, हमारा जो हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर ही है। जी बिल्कुल। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं जब हम इस डांस फॉर्म को अपनाते हैं, तो मेंटली फिजिकली इसके कौन से वो बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं इस डांस फॉर्म को अपनाने पर? तो मेंटली और फिजिकली उसके पहले, मतलब बेनिफिट्स के पहले मैं एक जी चीज बता दूं कि मतलब काफी लोग भरतनाट्यम एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, मतलब अ, ऐसे मान के करते हैं कि भरतनाट्यम करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, भरतनाट्यम करेंगे तो अच्छा एक्सरसाइज जी हो जाएगा। तो वो सब भी ठीक है, पर भरतनाट्यम हमें हम अच्छे से तब कर पाएंगे जब हम बहुत पैशनेट होंगे, जब हमें अंदर से मतलब बहुत खुशी होके कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, तब जाके हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनेगा। अगर हम जी वेट लॉस, सिर्फ वेट लॉस के लिए भरतनाट्यम करना है तो उसके काफी सारे मीन्स भी हैं उसके लिए, मतलब आप जिम जा सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, काफी सारे बिल्कुल। एक्सरसाइजेस हैं। तो मतलब इसको इसी रूप में होके, मतलब एक्सरसाइज या वेट लॉस के हिसाब से मत करिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। आप थोड़ा जी इन्वॉल्व होके करिए, तो आपका जो हैप्पीनेस लेवल है वो कुछ अलग ही होगा और वो कुछ अलग ही लेवल में रीच हो जाएगा। और उसके अलावा आपका जो फुलफिलमेंट होता है, आपका, आप कंसिस्टेंटली कुछ करते हैं, मैं ये भरतनाट्यम की ही बात नहीं है, कुछ भी चीज आपको पसंद आए और आप अपने इच्छा से करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आपका जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है और सेंस ऑफ क्या बोल फुलफिलमेंट होता है, वो आपको जी किसी और चीज से नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल मैम। इस डांस फॉर्म में जैसे हम लोग किसी भी एक गॉड की या किसी अलग स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है अपने डांस फॉर्म के जरिए। तो अभी तक आपने जितनी स्टोरीज को डिपिक्ट किया है अपने परफॉर्मेंस में, अब तक की आपकी पसंदीदा परफॉर्मेंस अब तक का आपका कौन सा रहा है मैम? मेरा पसंदीदा परफॉर्मेंस एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस ही था। मैंने जी उसमें एक छोटा सा पीस किया था, शब्दम करके। तो शब्दम जी जो पीस है वो बहुत बेसिक पीस ही है, मतलब काफी एक्सपीरियंस डांसर्स उसे करते भी नहीं है, क्योंकि वो हम सिखाते हैं जो बिगिनर्स लेवल में जो ट्रांसिशन कर रहे हैं, बेसिक से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में जब ट्रांसिशन करते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट अभिनय आइटम। तो पहला आइटम है जिसमें हम एक्सप्रेशन सिखाते हैं स्टूडेंट को, बट वो मेरा जी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि उसमें मतलब अभी मैं देख पा रही हूँ कि जब मैं 10 साल की थी और मैंने सीखा था, मेरे एक्सप्रेशंस जी बहुत अलग थे, बहुत बहुत बेसिक थे। पर आज अगर जी मैं वो आइटम करूंगी तो बहुत ही नुआंस्ड लगेंगे। तो दैट इज जी माय पर्सनल फेवरेट। और वो मैंने एक परफॉर्मिंग आर्ट्स करके, कल्पश्री परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए मैंने वो प्रोग्राम किया था पिछले मई में। जी तो दैट इज माय जी वन ऑफ माय फेवरेट आइटम्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस आल्सो। जी मैम। इस डांस फॉर्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं जब आप किसी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो कौन कौन सी बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है? किस तरीके से अपने आप को आप तैयार करते हो किसी भी परफॉर्मेंस के लिए? मैं कंसिस्टेंसी में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं जी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करती हूँ। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इनेट टैलेंट, आप ऐसा फील करते हैं कि आप में इनेट टैलेंट नहीं है, मतलब काफी लोग बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, पर विथ जी कंसिस्टेंसी अगर हम डेली कुछ चीज करते हैं तो हम उसमें बेटर होते जाते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं। तो अगर, जी तो दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि परफॉर्मेंस के दिन कुछ भी गलत जाए, कुछ भी अगर आपके म्यूजिशियन ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, और अगर आपका कुछ गिर गया, कान का गिरा, सर का गिरा, ऐसे काफी माल फंक्शंस बिल्कुल हो सकते बिल्कुल। हैं प्रोग्राम जी के दिन, पर आपका प्रैक्टिस जो है वही आपको हेल्प करेगा। अगर आप जी पूरी तरह से तैयार हैं, अपना पार्ट आपने संभाल लिया, तो देर इज नथिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि परफॉर्मेंस के टाइम पे अपने ध्यान को बनाए रखें, अपने फोकस को बनाए रखें, ताकि
है। परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है कि, लेकिन कहीं ना कहीं ये टीम वर्क पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि आपके बैकएंड पे जो टीम काम कर रही है, म्यूजिक भी सही होना चाहिए, और आपका बिल्कुल। ध्यान, आपका अटायर। अच्छा, इसका कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल अलग होता है, इसका जो अटायर, जिस हाँ। तरीके से आप अपने आप को तैयार करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। कि भरतनाट्यम की जो ट्रेडिशनल ड्रेसअप है वो बिल्कुल अलग है, तो क्या हाँ, उसमें भी कुछ ऐसा स्पेशल होता है कि बिल्कुल उसी एक ट्रेडिशनल वे में तैयार होना है, या फिर और भी अलग तरीके हैं जिसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हो? जो बहुत ही ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो हम सिला के लेते हैं। उसमें हमारा जी मतलब कॉस्ट्यूम में ही 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमारा ब्लाउज होता है, एक पैजामा होता है और फैंस आपने देखा होगा, काफी सारे जी प्लीट्स होते हैं, तो वो पूरे जी अटैच जी करके हम डांस करते हैं। तो बहुत ही ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम आजकल थोड़ा बहुत बदल के आ रहा है, क्योंकि जी उसमें भी इनोवेशन आ रहे हैं, क्योंकि पीपल अभी ओडिसी से थोड़ा बहुत बोरो कर रहे हैं, क्योंकि ओडिसी का जो प्लीट्स होता है वो थोड़ा क्रॉस होता है। हम लोगों का जी फैन जैसे रहता है भरतनाट्यम का, ओडिसी का थोड़ा जी क्रॉस आता है। तो ऐसे इनोवेशन भरतनाट्यम में भी, कॉस्ट्यूम्स में भी आ रहे हैं और लाइटिंग में बहुत आ रहे हैं। तो सिमिलरली ज्वेलरी जो हम पहनते हैं भरतनाट्यम में, वो पूरा टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं, वो पूरा कैंप का बना रहता था पहले। मतलब जी वेरी ट्रेडिशनल इज मेड ऑफ कैंप। तो उसका बेस जो जी था वो सिल्वर सिल्वर ज्वेलरी में कैंप प्रेशियस स्टोन्स, वो मेनली मरून और ग्रीन कलर के स्टोन्स ही लगाते थे। पर आजकल हम देख ओके रहे हैं कि कॉस्ट्यूम के हिसाब से वो स्टोन्स के कलर चेंज करते हैं, या फिर काफी लीडिंग डांसर्स बिल्कुल कैंप ज्वेलरी हटा के थोड़ा बहुत गोल्ड, या तो टेम्पल ज्वेलरी में ही थोड़े अलग एंटीक फिनिश वाले ज्वेलरी आते हैं, वो सब जी आजकल सब चलता है आजकल थोड़ा बहुत। तो people are coming off very traditional way of dressing up, पर जी कॉस्ट्यूम का अभी भी वो अपील है। आई वुडंट से दैट कॉस्ट्यूम बहुत हटके आया है। जी द बेसिक प्लीट्स एंड फैन वो सब अभी भी लोग पहनते हैं, पर काफी मिक्स एंड मैच होता है उसमें। पहले एक ही साड़ी जी में सब सिला के लेते थे, अब थोड़ा पीपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर मेरे पास 3-4 कॉस्ट्यूम हैं तो मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पहन। अम, हाँ, तो कॉस्ट्यूम में एक और बात है कि कैरेक्टर के हिसाब से जब हम डांस ड्रामा करते हैं तो हम ट्रेडिशनल हम्म कॉस्ट्यूम ना पहन के वो कैरेक्टर के हिसाब से हम एक्सेसरीज पहन लेते हैं। अगर मैं शिवा ओके का कैरेक्टर कर रही हूँ तो मेरा जी एक एक्सेसरी बन जाएगा मेरा, उसके हिसाब से हेयर स्टाइल जो जटा मोटी है, और हाँ अगर जी सांप मेरे को गले में लेना है और टाइगर का स्किन जी पहनना है, तो इसके हिसाब जी से कैरेक्टर के हिसाब से मेरा कॉस्ट्यूम भी बदलता है। जी कि अभी जो हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा था उसके साथ हम नई चीजों को मिला के, मतलब एक नया लुक देने की भी कोशिश कर रहे हैं। नई चीजों को अडेप्ट जब हम करते हैं, तभी हम जनरेशन को कनेक्ट कर पाते हैं नई जनरेशन के साथ। तो ये बहुत जरूरी है, किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म हो या फिर कोई भी आर्ट हो, अगर हमें नए लोगों से कनेक्ट करना है तो उनके थोड़ी सी चीजों को भी अपनाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। आप स्वयुक्ति नाट्यशाला की फाउंडर हैं। आपने अपने डांस परफॉर्मेंस करते हुए उसके पैरेलली आपने अपना भी डांस का स्कूल शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत कब और कैसे करी आपने? और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई आपसे भरतनाट्यम सीखना चाहे, तो कैसे कर सकता है? मैंने स्वयुक्ति नाट्यशाला की शुरुआत 2014 अगस्त में किया था। तो जी मैंने घर में एक छोटा सा पूजा करके मेरे अपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ही आके सीखते थे। पर अभी जी लास्ट 2 साल में जब से मैंने फुल टाइम डांस में फोकस करना शुरू किया है, मेरा डांस स्कूल काफी एक्सपैंड हुआ है। तो पहले मेरे ओके अपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा पैंडेमिक शायद एक ब्लेसिंग ही था, क्योंकि सब ऑनलाइन में अभी सीख पा रहे हैं, तो बाहर के स्टूडेंट्स भी जी आके सीख रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी सारे अलग सिटीज से हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद और सिंगापुर से हैं। 3 स्टूडेंट्स यूएस के हैं, 3 स्टूडेंट्स। तो आई मीन ऐसे पैंडेमिक की वजह से बाउंड्रीज ब्लर हो गए हैं अभी, तो बिल्कुल लर्निंग हैज बिकम इजियर नाउ। तो ऐसे काफी एक्सपैंड हुआ है पिछले 2 साल में मेरा डांस स्कूल। और जी
हम अभी प्रोग्राम्स भी जो कर रहे हैं हमारे डांस स्कूल से, मेरे डांस स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो भी काफी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जी मेरे 3-4 बैचेस हैं जो जो बेसिक लेवल में है स्टूडेंट्स अभी, और जी 2 बैचेस हैं जहाँ एडवांस स्टूडेंट्स, थोड़ा इंटरमीडिएट टू एडवांस स्टेट में दो दो बैचेस हैं। तो ऐसे चल रहा है मेरा। जी मैम, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे आपको अप्रोच कर सकता है, अगर किसी को आपसे जुड़ना है? तो स्वयुक्ति नाट्यशाला का इंस्टाग्राम पेज है, तो उसमें जी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है रागिनी अय्यर, फेसबुक जी और इंस्टाग्राम दोनों में है। और मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ कमेंट्स में मेरा ईमेल आईडी, स्वयुक्ति नाट्यशाला का ईमेल बिल्कुल। आईडी, तो उसमें से जी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। ओके मैम, तो अभी आप खुद भी एडवांस भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रही हैं रम्या रामनारायण जी से, तो एडवांस लेवल में क्या स्पेशल रहता है? उसमें क्या कुछ और नया सीखने को मिलता है? हाँ, तो एडवांस लेवल में हम थोड़ा हर एक आइटम जो है वो इन डेप्थ सिखाते हैं थोड़ा, क्योंकि जी मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर बाद, शब्दम जो है वो बहुत बेसिक आइटम है। हम जी बिगिनर्स को सिखाते हैं, जो जस्ट ट्रांसिशन कर रहे हैं उनको सिखाते हैं। पर उसी में हम्म, हम डिफरेंट लेयर्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब हर जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो थोड़ा इजी आसानी से सिखाते हैं, क्योंकि हम उनको आइडिया बताते हैं कि अ, ऐसा ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, इसके हिसाब से तुम्हें इमोट करना है। पर जब हम जी एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें टीचर्स बताते हैं और हमें हमें एक्सरसाइज देते हैं कि मतलब आप वो कैरेक्टर बन जाओ, कैरेक्टर बन के सोचो कि क्यों क्यों उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ऐसे रिएक्ट कर रही है तो क्यों रिएक्ट कर रही है ऐसे, तो उसके पहले क्या डायलॉग था, उसके बाद में क्या डायलॉग आ सकता है, तो उसके हिसाब से तुम अपना मुंह कैसे रखोगे। तो ऐसे जी काफी चर्चा चलते रहता है और काफी इन डेप्थ जाते हैं एडवांस जी ट्रेनिंग में। तो हमें पूरा एक्सप्लोर करना पड़ता है कि उस सिचुएशन से पहले क्या क्या हुआ था, ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, उसके मम्मी ने जी उसे क्या कहा, उसके हस्बैंड ने उसे क्या कहा, तो इसके बाद उसके माइंड में क्या चल रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जब हमारा सॉन्ग चलते रहता है, ऐसे एक ही लाइन 4-5 बार रिपीट होता है, तो हर बार जी हम कुछ अलग एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ और इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब एडवांस ट्रेनिंग में हैंडल होता है। और जैसे जी मैं आपको बता रही थी, जावली करके एक आइटम करते हैं जो पूरा का पूरा जी अभिनय बेस्ड आइटम है। तो वो सब हमें सीखने को मिलता है एडवांस ट्रेनिंग में थोड़ा। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा फिजिकली हम एक लेवल में आ चुके हैं। अभी जी इमोशनली हम और कैसे स्क्वीज कर सकते हैं अपने आप को, और पुश कैसे कर सकते हैं अपने आप को, तो हमारा जी रेंज जो होता है वो काफी बढ़ जाता है। जी आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, जो क्विट कर दिया आपने, अपना भरतनाट्यम को अपना लिया, तो भरतनाट्यम में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? व्हाट इज योर विजन फॉर योर लाइफ? आने वाले दिनों में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? मैं आने वाले दिनों में अपने डांस स्कूल को देखना चाहती हूँ कि वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डांस स्कूल बने। और जी फेम इज वन थिंग, बट बिफोर फेम कम्स आई थिंक वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट शुड गो इनटू उसको उस लेवल में लेके जाने के लिए हमें हमारा जो एफर्ट है वो जी उस पे हमें फोकस देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब ऑटोमेटिकली होगा। तो मेरा ये विजन है कि जो भी स्टूडेंट मेरे डांस स्कूल से पास आउट हो, जो ग्रेजुएट हो, दे शुड बी अ वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड और बहुत ही वेल ग्रूम डांसर होना चाहिए। और उन जी उनसे उनका अगर डांस देखे लोग तो ये बोलना चाहिए कि मतलब इन्होंने जो डांस किया है मेरा मन जीत लिया है। तो दैट इज माय विजन फॉर एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माय डांस स्कूल। तो बाकी सब अगर इस पे हम काम करते रहे तो बाकी सब जो एक्सेलेंस परस्यू करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली होगा। जो बिल्कुल रिकॉग्निशन है वो आएगा वापस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं कहूंगी कि इस सारी बात का निष्कर्ष निकाल दिया है आपने, कंक्लूड कर दिया है हर एक चीज को, कि जो आपने स्कूल शुरू किया है, जो आप अपने जरिए अपने इस तपस्या को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं,
तो जब आपके स्टूडेंट, जब आपका सिखाए हुए बच्चे उस चीज को करते हैं तो वो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी मेहनत भी है, आपने जो कुछ उनको सिखाया है, आपने खुद से क्या सीखा है, क्या आपने इम्प्रोवाइजेशन किया है उसमें, तो वो सब कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट आपको वो मिलेगा एक दिन देखने के लिए। और मेरी बेस्ट विशेज है कि आपकी जो ये मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है कि आपका स्कूल एक दिन वर्ल्ड लेवल पे लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। आई होप कि आप जितने मेहनती हो, जितने हार्ड वर्किंग हो, एक दिन ऐसा आप कर भी दोगे। तो उसके लिए आप ऐसे कंटिन्यूअसली करते रहिए मैम, मेहनत। जी मैम। तो थैंक आपसे यू बात सोनिका जी। करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जो अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखा है, हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, खुद को दबा देते हैं और अपने आर्ट फॉर्म को भूल जाते हैं, अपने हमारे जो खुद के इंटरेस्ट भी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन आपने प्रूफ कर दिया है कि जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा अपने आप से प्यार है, वो अगर आपको अपने आर्ट से प्यार है तो आप अपने आप से भी बहुत प्यार करते हो। तो मैम, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? सोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज होस्ट करने के लिए। मैं सबसे ये बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ आते रहेगा। स्टेप स्टेप बैक या कुछ तो मुश्किल होते रहेंगे, कुछ सेटबैक आते रहेंगे, पर हमें कुछ चीजें पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर हम वो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें टाइम लेना चाहिए, उसके लिए टाइम, प्लीज टेक आउट टाइम फॉर दैट एंड अभी कर लीजिए। जब आपके बॉडी में इनफ शक्ति है, आपके मन में इनफ विल है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ होते रहेगा। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहेंगी फिर आपको कभी जी टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ बिल्कुल। करना है तो कर लीजिए अभी। यही मेरा मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुश रहने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो आज आपने बताया है हमें, कि जिस काम से आप प्यार करते हो अगर आप वो करते हो तो खुशी और बढ़ जाती है। तो इसी के साथ आज रागिनी जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक रियल लाइफ जर्नी के साथ जो आपको इंस्पायर कर सके, एनकरेज कर सके। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार।